नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। इंडिगो ईएसजी पर्यावरण, समाज और अभिशासन रिपोर्ट जारी करने वाली प्रथम भारतीय एयरलाइन बन गई है। नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक और सामान्य बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक जारी हुआ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल आर्ट म्यूजियम भारत को 14 कलाकृतियां लौटाएगा। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों के लिए वैश्विक विकास साझेदारी समझौते का नवीनीकरण किया। और अब समाचार विस्तार से। इंडिगो ईएसजी यानी एनवायरमेंट, सोसाइटी और अभिशासन रिपोर्ट जारी करने वाली प्रथम भारतीय एयरलाइन बन गई है। इंडिगो संधारणीय विमानन में अपने प्रयासों को दिखाने के लिए पर्यावरण, समाज और अभिशासन रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी बन गई है। ईएसजी रिपोर्टिंग को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी कहा जाता है। ये किसी भी संगठन के डेटा के प्रकटीकरण को पर्यावरणीय, सामाजिक और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के विचारों के आधार पर संदर्भित करती है। ये रिपोर्ट कंपनी के पक्ष में मूल्य सृजन करती है या भविष्य की रणनीतियों को निष्पादित करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है। ये एक गैर वित्तीय रिपोर्टिंग का हिस्सा है जो कई लाभों के अर्जन पर लक्षित होती है। इससे आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन को सहन करने की क्षमता में वृद्धि के कारण व्यावसायिक लचीलापन आता है। वृद्धिशील संधारणीय निधि को आकर्षित करके पूंजी तक पहुंच में वृद्धि होती है। वर्तमान में भारत में 8 ईएसजी थीम वाले म्यूचुअल फंड्स में से 6 को वर्ष 2020 में ही आरंभ किया गया था। विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए अन्य देशों की विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना, जैसे यूरोपीय संघ में 500 से अधिक कर्मचारियों वाली सभी कंपनियों के लिए ईएसजी का प्रकटीकरण करना आवश्यक है। भारत में ईएसजी की स्थिति की बात करें तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्टिंग के अंतर्गत ईएसजी रिपोर्टिंग को शामिल करने की अधिसूचना जारी की है। BRSR यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग शीर्ष 1000 संस्थाओं पर लागू होगी। ये रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वैच्छिक होगी और वित्तीय वर्ष 2022-23 से अनिवार्य होगी। ईएसजी रिपोर्टिंग के तहत अगर तीनों पहलुओं की बात करें तो पर्यावरण के अंतर्गत स्रोतों का उपयोग, वायु उत्सर्जन, अपशिष्ट प्रबंधन और अनुपालन देखा जाएगा। सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कर्मचारियों या श्रमिकों से संबंधित प्रकटीकरण, समुदाय से संबंधित प्रकटीकरण और उपभोक्ता से संबंधित प्रकटीकरण को देखा जाएगा। वहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत संधारणीयता में बोर्ड की भूमिका, आचरण संबंधी प्रकटीकरण को देखा जाएगा। आइए अब बात करते हैं मॉनसून सत्र के दौरान पारित विधेयकों के बारे में। सबसे पहला है नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक और दूसरा है सामान्य बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक। नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा ने नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया है। ये विधेयक नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन करेगा। इस विधेयक का उद्देश्य नारियल की कृषि क्षेत्र का विस्तार करना तथा किसानों को व्यापार सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें लाभ मिल सके। इस विधेयक के अनुसार नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष का पद गैर कार्यकारी यानी नॉन एग्जीक्यूटिव प्रकृति का होगा। बोर्ड के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। CDB यानी कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड नारियल की कृषि और उद्योग के एकीकृत विकास के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। दूसरा विधेयक है सामान्य बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021। सरकार ने साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण अधिनियम गिबना 1972 में संशोधन के लिए लोकसभा में ये विधेयक प्रस्तुत किया है। इस विधेयक के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इस विधेयक के अनुसार सरकार अपनी हिस्सेदारी 51% से कम कर सकती है। इस विधेयक द्वारा एक नए खंड को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत किसी विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता का निदेशक जो पूर्णकालिक निदेशक नहीं है, वो विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता के केवल ऐसे कृत्यों को करने अथवा उनको समाप्त करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा जिन्हें बोर्ड की प्रक्रिया के माध्यम से उसकी जानकारी या उसकी सहमति से किया गया था। ये विधेयक उस बजट घोषणा के अनुरूप है जिसमें सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। राज्य के स्वामित्वाधीन 4 सामान्य बीमा कंपनियां हैं: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
अगली खबर वायु प्रदूषण से। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक एनसीआर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। ये विधेयक पूर्व में प्रख्यापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग CAQM अध्यादेश 2021 को प्रतिस्थापित करेगा। इसे राष्ट्रपति ने अप्रैल 2021 में प्रख्यापित किया था। निकटवर्ती क्षेत्रों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, जहां प्रदूषण के कई स्रोत हैं, जिसके कारण एनसीआर में वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस विधेयक के मुख्य प्रावधानों की बात करें तो CAQM उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिदेशित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण EPCA को प्रतिस्थापित करेगा। इस विधेयक का अधिदेश एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में विषाक्त वायु के खतरे से निपटना है। साथ ही आयोग की सहायता के लिए 3 उप समितियां गठित की गई हैं। ये आयोग कृषि अपशिष्ट दहन द्वारा वायु प्रदूषण करने वाले किसानों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आरोपण और संग्रहण कर सकता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति की बात करें तो IQ एयर द्वारा जारी की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष दिल्ली विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहर रहा है। दिल्ली की विषाक्त वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की उच्च मात्रा पाई गई है। दिल्ली को PM 2.5 के राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए इसमें 65% की कमी करने की जरूरत है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे वर्गीकृत प्रतिक्रिया कार्य योजना यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप, व्यापक कार्य योजना और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और इवन समीर ऐप। ये प्रत्येक घंटे में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर अपडेट प्रदान करता है। अगली खबर आर्ट एंड कल्चर से। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल आर्ट म्यूजियम भारत को 14 कलाकृतियां लौटाएगा। इस संग्रहालय में सबसे बड़ी संख्या में धार्मिक और सांस्कृतिक कलाकृतियां मौजूद हैं। इनमें से कुछ 12वीं सदी की हैं, जब तमिलनाडु में चोल राजवंश ने एक समृद्धशाली कला से परिपूर्ण राज्य पर शासन किया था। चोल राजवंश एक तमिल राजवंश था। इसकी स्थापना विजयालय ने की थी। राजेंद्र चोल चोल साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। तमिलनाडु में चोल मंदिरों के एक समूह महान प्राणवान चोल मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। चोल काल अपनी धातु की मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है। एक प्रमुख उदाहरण शिव नटराज की मूर्ति है। और अब आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संग्रहालय से कौन कौन सी प्रमुख कलाकृतियां लौटाई जा रही हैं। नृत्य मुद्रा में बाल संत सांबंदर की प्रतिमा, जो कि 12वीं सदी में चोल वंश से संबंधित है। सांबंदर दक्षिण भारत के 3 प्रमुख संतों मूवर में से एक थे। तमिलनाडु के लगभग सभी शिव मंदिरों में उनकी प्रतिमा पाई जाती है। ये पीटी के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप इसे नोट कर लें। मेहराबदार वेदिका पर आसन मुद्रा में जैन तीर्थंकर की प्रतिमा, ये 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच माउंट आबू क्षेत्र से संबंधित है। तीर्थंकरों को आमतौर पर सरल मुद्रा में चित्रित किया जाता है, जो अहिंसा और सांसारिक संपत्ति के प्रति विरक्ति को दर्शाता है। ये जैन आदर्शों के केंद्रीय विचार हैं। सांस्कृतिक कलाकृतियों के संरक्षण की पहलों की बात करें तो सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण को रोकने के लिए यूनेस्को का अभिसमय हस्ताक्षरित किया गया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत की अमूर्त विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की सुरक्षा के लिए योजना संचालित की जा रही है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों के लिए वैश्विक विकास साझेदारी समझौते का नवीनीकरण किया। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक वैश्विक विकास साझेदारी समझौते का नवीनीकरण किया है। ये समझौता अपने सहयोगी देशों को संयुक्त रूप से सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। दोनों पक्षों ने वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के वक्तव्य यानी स्टेटमेंट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल SGP में संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे समझौते की वैधता वर्ष 2026 तक विस्तारित हो गई है। अफ्रीका के लिए फीड द फ्यूचर इंडिया ट्रायंगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम इसके तहत संचालित एक परियोजना का उदाहरण है। आरंभ में वर्ष 2014 में SGP समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और वर्ष 2019 में वर्ष 2021 तक के लिए इसका नवीनीकरण किया गया था। त्रिकोणीय सहयोग में 3 अभिकर्ता होते हैं, दक्षिण से 2 जिसमें सुविधाकर्ता होगा और लाभार्थी भागीदार होगा, और उत्तर से एक मुख्य भागीदार शामिल होता है। मुख्य भागीदार के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संगठन भी हो सकता है। उत्तर और दक्षिण के विभाजन का उपयोग विकसित देशों जिन्हें उत्तर कहा जाता है तथा विकासशील देशों जिन्हें दक्षिण कहा जाता है, इनके बीच मौजूद सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भिन्नता को दर्शाने के लिए किया जाता है। भारत के अन्य त्रिकोणीय सहयोग के उदाहरणों की बात करें तो भारत जापान सहयोग से एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। भारत यूनाइटेड किंगडम त्रिकोणीय परियोजना, जिसे अफ्रीका के लिए भारत की व्यापार प्राथमिकताओं का समर्थन कहा जाता है, इसे यूनाइटेड किंगडम के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी DFID द्वारा वित्त पोषित किया गया है।
आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। अन्वेषित लघु क्षेत्र यानी डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड्स डीएसएफ। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के लिए डीएसएफ निविदा चरण 3 का शुभारंभ किया। डीएसएफ को तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी तथा ऑयल इंडिया यानी ओआईएल द्वारा अध्यर्पित किए गए छोटे ब्लॉकों की पेशकश करके भारत के संभावित तेल और गैस दिग्गजों के लिए एक प्रवेश बिंदु के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में अन्वेषित लघु क्षेत्र नीति का शुभारंभ किया था। ये नीति अन्वेषित क्षेत्रों के आवंटन और गैर मुद्रीकृत क्षेत्रों के मुद्रीकरण की दिशा में अहम कदम था। और अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे रक्षा अभ्यासों के बारे में। भारत रूस संयुक्त नौसैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का 12वां संस्करण बाल्टिक सागर में रूस के वोल्गोग्राड में आयोजित किया गया। इसे पहली बार वर्ष 2003 में दोनों देशों के परस्पर विश्वास और अंतः क्रियाशीलता को सुदृढ़ करने के लिए आरंभ किया गया था। कॉर्पेट भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती यानी कॉर्पेट का 36वां संस्करण आयोजित किया गया है। ये हिंद प्रशांत में दोनों सेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। यूटेलसेट क्वांटम उपग्रह यूटेलसेट क्वांटम फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया है। ये विश्व का प्रथम वाणिज्यिक और पूर्णतया पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह है। यूटेलसेट क्वांटम उपयोगकर्ताओं को इसे लगभग वास्तविक समय में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करने की अनुमति देता है। ये उपग्रह पारंपरिक मॉडल्स के विपरीत है, जिन्हें पृथ्वी पर डिजाइन किया गया है और ये यहीं पर हार्ड वायर्ड यानी यंत्रस्थ हैं। साथ ही पारंपरिक उपग्रहों को एक बार कक्षा में स्थापित होने के बाद दोबारा किसी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि इस उपग्रह का गतिशील ऑब्जेक्ट्स जैसे कि विमान और समुद्र में यात्रा कर रहे पोतों के लिए सचल कवरेज प्रदान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा ये प्राकृतिक आपदा के बाद कवरेज और एक बार की घटनाओं के कवरेज के लिए भी सहायक सिद्ध हो सकता है। इसे एयरबस के साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक साझेदारी परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। तेंदुआ ओडिशा तेंदुओं के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग की योजना बना रहा है। ये योजना तेंदुए की मृत्यु के मामले में अपराध की उत्पत्ति का पता लगाने में मदद करेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में तेंदुए की सबसे अधिक आबादी है और इसके बाद कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र। संरक्षण की बात करें तो आईयूसीएन की रेड सूची में इसे वल्नरेबल का दर्जा प्राप्त है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में ये सूचीबद्ध है। भारत में तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रयासों में हिम तेंदुआ परियोजना प्रमुख है। इसके अलावा भारत वर्ष 2013 से ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम का पक्षकार है। क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज दीमकों के साथ सहजीवी संबंध में उगने वाले खाद्य रोएन ओल्मी मशरूम के अत्यधिक दोहन के परिणाम स्वरूप गोवा में क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज का प्रकोप हो सकता है। ये मौसमी मशरूम किस्म भूमि विकास द्वारा दीमकों की बांबियों के विनाश के साथ साथ अनियंत्रित कटाई की वजह से संकटग्रस्त हो गई है। क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज या मंकी फीवर एक टिक जनित वायरल रक्तस्रावी ज्वर है। इसका सर्वप्रथम मामला कर्नाटक के शिमोगा जिले के क्यासनूर वन क्षेत्र में पाया गया था। केएफडी वायरस फ्लेवी वायरस वंश और फ्लेवीविरिडे कुल का एक सदस्य है। सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंटेल ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से इस पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भारत में सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी समझ विकसित करना है। ये 4 घंटे का स्वगतिशील शिक्षण कार्यक्रम है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समावेशित तरीके से वर्णित करता है और इसका उद्देश्य 10 लाख नागरिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परिचित कराना है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों को एआई संचालित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने पर बल देती है। नीति आयोग की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय रणनीति सभी के लिए एआई के सिद्धांत पर निर्मित है। साथ ही ये समावेशी विकास के लिए एआई का लाभ उठाने पर केंद्रित है। आयुष 64 सरकार ने कहा है कि आयुर्वेदिक सूत्रण आयुष 64 मनुष्यों के लिए सुरक्षित है। आयुष 64 एक आयुर्वेदिक सूत्रण है। इसे मलेरिया के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया है। इस औषधि को पुनर्निर्मित किया गया है क्योंकि इसकी सामग्री में वायरस से निपटने, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और बुखार उतारने के उल्लेखनीय गुण विद्यमान हैं। कोविड-19 के हल्के, मध्यम और बिना लक्षणों वाले मामलों में आयुष 64 के उपचार से लोगों को लाभ हुआ है।
आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। चंपक रमन पिल्लई, ये जय हिंद के नारे के प्रवर्तक हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने स्विट्जरलैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय समर्थक समिति का गठन किया था। इसके अलावा 31 जुलाई 1914 को उन्होंने इंडियन नेशनल वॉलेंट्री कोर का गठन किया और सभी भारतीयों से अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के लिए संघर्ष करने का आग्रह किया था। उन्होंने काबुल में एक अस्थायी सरकार का भी गठन किया था। उनके एक जर्मन पोत SMS एमडेन पर होने का अनुमान भी था, जिसने चेन्नई पर हमला किया था। कालांतर में वो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बर्लिन प्रतिनिधि बन गए थे और सुभाष चंद्र बोस को एक सेना निर्मित करने के लिए प्रेरित किया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।